बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। समुद्र की पुरशोर मौजें साहिल पर सर टपक रही थी और इनके शोर से महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों दरिंदे मिलकर गुर्रा रहे हों। इस अंधेरे में स्याह रंग की एक कार जिसकी हेडलाइट्स बंद थीं, अंधेरे का एक हिस्सा बनी हुई साहिल के साथ साथ रेत पर रेंगती हुई शुमाल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर नौमानी था जिसके साथ कैप्टन शकील बैठा हुआ था और पिछली सीट पर चौहान और सिद्दीकी मौजूद थे। इन सबके जिस्मों पर गौताखोरी के जदीद लिबास मौजूद थे और पुष्ट पर स्याह रंग के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ वाटरप्रूफ कपड़े के थैले लदे हुए थे। गौताखोरी के लिबास के रंग भी स्याह थे और कार के अंदर छुपाए हुए अंधेरे में वो सभी साए से महसूस हो रहे थे। कार खासी आहिस्ता रफ्तारी से चल रही थी, बल्कि उसे चलने की बजाय रेंगना कहना चाहिए, क्योंकि आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद 2-3 फीट से ज्यादा फासले पर कुछ नजर ना आता था। अभी सीधे लिए चलो, अभी वो जगह नहीं आई, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन तुम इस जगह को पहचानोगे कैसे? यहाँ तो हर तरफ गहरा अंधेरा है, नौमानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी मेरी यादाश्त मौजूद है और इस जगह पर मैंने जिंदगी के कई होलनाक खेल खेले हैं, इसलिए फिक्रमंद मत करो, चले चलो, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शकील साहब, हमें कितनी दूर जाना होगा? समुद्र के अंदर? पिछली सीट पर बैठे हुए सिद्दीकी ने पूछा। कम से कम 10-11 मील का फासला तय करना होगा, तब वो जजीरा आएगा जहाँ खुफिया लेबॉर्ट्री बनी हुई है। और ये बात फिर दोहरा रहा हूँ कि इस लेबॉर्ट्री के गिर्द इंतहाई जदीद हिफाजती निज़ाम कायम है, इसलिए हमें हर लम्हे बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमारी मामूली सी गफलत हमें एक लम्हे में मौत का निवाला बना देगी, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हमारा तो काम ही ऐसा है, या गफलत के मायने ही मौत है, चौहान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और सब इसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। तकरीबन आधे घंटे तक कार इसी रफ्तार से रेंगती रही और फिर कैप्टन शकील ने नौमानी को रुकने का इशारा किया तो नौमानी ने ब्रेक पैडल पर रख दिए। बस यही जगह है नौमानी, तुम कार को किसी टीले के पीछे छुपाओ, यहाँ कार का अचानक नजर आ जाना भी खतरनाक हो सकता है, कैप्टन शकील ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए नौमानी से कहा और नौमानी ने सर हिला दिया। सिद्दीकी और चौहान कैप्टन शकील के साथ ही कार से बाहर आए और नौमानी ने कार जरा सी आगे बढ़ाई और फिर इसे साहिल की मुखालिफ सिमत की तरफ दौड़ा दिया, जबकि वो तीनों समुद्र की तरफ बढ़ गए। यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुमने ये जगह शनाख्त की है? सिद्दीकी ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ की रेत में हल्की सी चमक है, इसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो समुद्र में रहा हो, और ये मखसूस निशानी होती है रास्ते की, कैप्टन शकील ने कहा और सिद्दीकी और चौहान ने सर हिला दिए। इसका मतलब है कि बाकायदा इस जजीरे तक जाने का रास्ता है, चौहान ने कहा। हाँ, हंगामी हालात के लिए ऐसे रास्ते बनाने पड़ते हैं। इस रास्ते की साइडों में यकीनन समुद्र में ऐसे आलात मौजूद होंगे जो कौशन दे सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर वो तीनों इस वक्त तक वहीं रुके रहे जब तक नौमानी इन तक ना पहुंच गया। वाटर गन हाथों में ले लो और कतार की सूरत में हमने आगे बढ़ना है। पहले मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे इस मखसूस रास्ते का इल्म है, कैप्टन शकील ने कहा और फिर उसे मुंह पर मखसूस आला चढ़ाया, ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल खोला और तेजी से कदम उठाता समुद्र में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो समुद्र में तेजी से तैरता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसके हाथ में मखसूस साख्त की वाटर गन मौजूद थी। बाकी साथी भी एक कतार की सूरत में इसके पीछे आ रहे थे। समुद्र की तह में भी तारीकी छाई हुई थी, चुनाचा उन्होंने माथे पर लगी हुई मखसूस टॉर्चें जला ली, इसलिए उन्हें समुद्र का खासा हिस्सा रोशन नजर आ रहा था। वो चारों मछलियों की तरह तेजी से तैरते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे कि यकलख्त कैप्टन शकील ठिठक कर रुक गया और उसके पीछे आने वाले बाकी साथियों को भी अपने आप को रोकना पड़ा। दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने गौता लगाया और बिजली की सी तेजी से समुद्र की तह में बैठता चला गया। इसने बाकी साथियों को चूंकि हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया था, इसलिए इन सब ने इसके पीछे गौता ना लगाया था। कैप्टन शकील तेजी से तह की तरफ बढ़ता गया और चंद लम्हों बाद वो पानी के अंदर तैरती हुई एक स्याह रंग की बॉल के करीब जाकर रुक गया। ये बॉल बिल्कुल किसी झाड़ी की तरह नजर आ रही थी। उसके नीचे एक लंबा सा डंठल तह तक चला गया था और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल था। कैप्टन शकील एक लम्हा तक गौर से उसे देखता रहा
फिर उसके डंठल के साथ साथ नीचे उतरता चला गया। डंठल का आखिरी सिरा रेत में गायब हो गया था। कैप्टन शकील टॉर्च की मदद से इस डंठल के इर्द गिर्द का हिस्सा गौर से देखता रहा। फिर उसने हाथ मोड़कर पुष्ट पर लदे हुए थैले में हाथ डाला और दूसरे लम्हे जब इसका हाथ बाहर आया तो इसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था जिसकी नाल का सुराख इंतहाई बारीक था। पिस्तौल बच्चों के खिलौने जैसा नजर आ रहा था। कैप्टन शकील ने पिस्तौल की नाल का रुख डंठल के रेत में गायब होने वाले सिरे की तरफ किया और उसका ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल से सुर्ख रंग की तेज शुआ सी निकलकर रेत पर पड़ी और दूसरे लम्हे जैसे सितारा चमकता है इस तरह रेत के अंदर से सितारा सा चमका और गायब हो गया। कैप्टन शकील के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने पिस्तौल वाला थैले में रखा। उसे पिस्तौल वापस थैले में रखा और उसकी जिप खींचकर बंद की और फिर तेजी से ऊपर उठता चला गया। क्या हुआ? उसके कानों में सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। गौराखोरी के इस जदीद लिबास में ट्रांसमीटर फिट थे, इसलिए वो आसानी से आपस में गुफ्तगू भी कर सकते थे। चेकिंग का पहला मरहला तय हो गया, निकल चलो, ये सिर्फ चंद मिनटों के लिए मअतल हुआ है, कैप्टन शकील ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। जाहिर है कि बाकी साथियों ने भी इसकी पैरवी की और वो तेजी से आगे तैरते चले गए। कैप्टन शकील की रफ्तार पहले की निस्बत ज्यादा तेज थी। क्या मरहला था, कुछ हमें भी बता दो, तुम तो इमरान की तरह बताए बगैर सब कुछ किए जा रहे हो। इस बार नौमानी ने पूछा और कैप्टन शकील हंस पड़ा। ये बात नहीं, दरअसल मैंने नेवी इंटेलिजेंस में रहकर इनकी मखसूस तरबियत हासिल की हुई है। ये समुद्र की तह में एक माइक्रो ट्रांसमीटर होता है जिसमें से मखसूस रेज निकलकर उफ़क़ी तौर पर सतह समुद्र तक चली जाती हैं। इनका दायरे कार खासा वसी होता है, इसलिए जो चीज़ भी इन रेस को क्रॉस करे हेडक्वार्टर में मौजूद इसके रिसीवर पर कॉशन आ जाता है और इसे चेक किया जा सकता है। इसे छुपाने के लिए इस तरह बनाया जाता है कि जैसे ही समुद्र की तह में उगने वाली कुदरती झाड़ी हो। इन रेस की वजह से समुद्र के पानी में एक मखसूस किस्म की हलचल पैदा होती है जो आमतौर पर महसूस नहीं की जा सकती। मैंने इस हलचल की वजह से इसे पहचान लिया था और चूंकि मुझे मालूम है कि ऐसे हरबे आम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैं इनका बंदोबस्त पहले ही लेकर आया था। कैप्टन शकील ने तैरने के साथ साथ तफसील बतानी शुरू कर दी। ओह, वाकई चीफ ने सही सरबराह मुंतखब किया है, चौहान ने हंसते हुए कहा और बाकी अफराद भी हंस पड़े। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल तैरने के बाद कैप्टन शकील की रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। बाकी साथी भी चूंकि खासे थक चुके थे, इसलिए उन्होंने भी सुकून का सांस लेते हुए रफ्तार कम कर दी। अब इंतहाई हसास आलात की रेंज शुरू होने वाली है, इसलिए हमें बेहद मोहतात रहना है। बिल्कुल नाक की सीध में जाना है और हाथों को ज़्यादा रेंज में नहीं फैलाना, कैप्टन शकील ने कहा और फिर वो हाथों को जिस्म के साथ चिपकाए इस तरह झटका देकर आगे बढ़ने लगा जैसे ऊद बिलाव तैरती है। ये तैरने का एक मखसूस अंदाज था, लेकिन इस तरह तैरते हुए वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक सिद्दीकी का जिस्म बुरी तरह पटखनियाँ खाने लगा और फिर जब तक कैप्टन शकील और बाकी साथी संभलते, सिद्दीकी का जिस्म इंतहाई तेज रफ्तारी से इसी तरह पटखनियाँ खाता हुआ सतह की तरफ उठता चला गया। ऑक्सीजन सिलेंडर में खराबी हो गई है, कैप्टन शकील ने चीखते हुए कहा और वो बाकी साथियों के साथ तेजी से ऊपर की तरफ उठा। बाकी साथी इसकी बात सुनने से पहले ही बिजली की सी तेजी से ऊपर को पटखनियां खाकर रुकते हुए सिद्दीकी के जिस्म की तरफ लपक चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो सतह तक पहुंचते, अचानक समुद्र की तह से सुर्ख रोशनी का सैलाब सा उठा और उसके साथ इनके सांस इस तरह बंद हो गए जैसे किसी ने फ्यूज उड़ा दिया हो। इनके जहनों पर बिजली के कोंदे से भी ज्यादा रफ्तार से मौत की स्याह चादर छा गई थी। रामचंद कार चलाते चलाते यकलख्त बुरी तरह चौंका और फिर इसने बिजली की सी तेजी से अपना चेहरा मुखालिफ सिमत में घुमा लिया, जबकि इसकी कार इसी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। लेकिन चंद लम्हों बाद ही इसने गर्दन सीधी की और फिर इसकी नजरें बैक मिरर पर जम गईं और दूसरे लम्हे इसके लबों पर फातिहाना सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने अगले टर्न से कार को इंतहाई तेज रफ्तारी से मोड़ा और फिर पास से गुजरने वाली इस कार के ताकुब में चल पड़ा, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी पर इसे नौट्रान का शक गुजरा था। नौट्रान की कार को इसने अचानक मुखालिफ सिमत से आते हुए चेक किया था और नौट्रान की निगाहों से बचने के लिए इसने अपना चेहरा मुखालिफ सिमत में घुमा दिया था और फिर बैक मिरर में देखते ही इसे यकीन हो गया था कि ये वही कार है जिसमें वो स्पेशल एजेंसी का चीफ इंस्पेक्टर सवार था, क्योंकि उसकी बैकलाइट्स का दायां हिस्सा बाएं से जरा कम चमकता था। चुनाचे ये निशानी देखते ही रामचंद को यकीन हो गया कि उसने सही आदमी को पहचाना है। नौट्रान कार में अकेला था और इसकी कार खासी रफ्तारी से उड़ी चली जा रही थी। रामचंद बड़े माहिराना अंदाज में इसका ताकुब कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद जब इसने नौट्रान की कार को
सुदेश होटल के कंपाउंड में मुड़ते हुए देखा तो वो चौंक पड़ा। उसे कार आगे ले जाकर साइड गली में रोकी और फिर फुर्ती से डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसने रेडीमेड मेकअप का सामान निकाला और उसके हाथ बिजली की सी तेजी से चलने लगे। चंद लम्हों बाद गाल पर मस्सा भारी मूंछों और उभरी हुई नाक ने इसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। रामचंद कार से निकला और तेज तेज कदम उठाता हुआ जब होटल के गेट में दाखिल हुआ तो उसने नौटरान को होटल के मेन गेट में दाखिल होते हुए देख लिया। और लोग भी आ जा रहे थे, इसलिए रामचंद इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। होटल के हॉल में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा जब उसे नौटरान को हॉल के कोने में मौजूद मेज के गिर्द बैठे हुए एक गैर मुल्की लड़की और दो मकामी आदमियों की तरफ बढ़ते हुए देखा। रामचंद बड़े मुतमईन अंदाज में चलता हुआ एक करीबी खाली मेज की तरफ बढ़ गया और नौटरान अब इस मेज के गिर्द मौजूद कुर्सी पर बैठ चुका था। रामचंद इनकी तरफ पुश्त करके बैठ गया और इसने फौरी तौर पर पहुंच जाने वाले वेटर को विस्की लाने का ऑर्डर दिया ताकि वो जल्द से जल्द वहां से टल जाए और फिर से अपनी पूरी तवज्जो नौटरान और इसके साथियों की तरफ लगा दी। वो गैर मुल्की लड़की भी वेटर को कोई मशरूब लाने का ऑर्डर दे रही थी। मेरा ख्याल है यहाँ खुली जगह पर सौदा करने की बजाय किसी और जगह चला जाए, एक आवाज़ सुनाई दी और रामचंद के कानों में स्पेशल एजेंसी के चीफ ऑफिसर की आवाज़ और लहजा गूंज उठा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें कोई जगह मुस्तकिल तौर पर हायर कर लेनी चाहिए, इसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। इसीलिए मैं वेटर ने विस्की का जाम लाकर रामचंद के सामने रख दिया और रामचंद ने जाम उठा लिया। ठीक है, हम रात को वहाँ पहुँच जाएंगे। लड़की की आवाज़ के साथ साथ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी धात की चीज़ को मेज से उठाया गया हो। मैं मशरूब पीकर वापस जा रहा हूँ, अब आपसे मजीद सौदे की बात रात को ही होगी। नौटरान की आवाज़ सुनाई दी। तुमने सौदे की तफसीलात मालूम कर ली हैं? एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन, बहरहाल रात तक काम मुकम्मल हो जाएगा, नौटरान ने जवाब दिया और इसके साथ ही घोंट लेने और मशरूब पीने की मखसूस आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर गिलास रखने और कुर्सी खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। और चंद लम्हों बाद रामचंद ने नौटरान को तेज तेज कदम उठाते वापस गेट की तरफ जाते हुए देख लिया, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा रहा। वो सारी बात समझ गया था कि नौटरान ने इन्हें यकीनन किसी मकान की चाबी दी है और ये लोग अब होटल से इस मकान में शिफ्ट होंगे जहां रात को 8 बजे इनकी मखसूस मीटिंग होगी। चुनाचा उसने यही फैसला किया कि बजाय नौटरान के पीछे जाने के उसे इस ग्रुप की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह इसके नौटरान के जाने के फौरी बाद उठ जाने से पैदा होने वाले शक का खतरा भी ना रहेगा और वो इस ग्रुप का असल मकसद भी मालूम कर लेगा। न जाने वो किस सौदे की बात कर रहे थे। लड़की किसी और भी मुल्क से मुतालिक थी, इसलिए पहला ख्याल रामचंद के जहन में यही आया कि ये सौदा यकीनन मंशियात के बारे में होगा। लेकिन अगर नौटरान बकौल चीफ शागिल के वाकई सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हैं तो फिर ये मंशियात का सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्रेट एजेंट्स आमतौर पर इन धंधों में मुलविस नहीं होते। लेकिन हो सकता है कि नौटरान ऐसा धंधा करता हो। थोड़ी देर बाद कुर्सियां खिसकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो लड़की और इसके 2 साथी रामचंद के करीब से गुजरते हुए काउंटर क्लर्क की तरफ बढ़ गए। लड़की ने काउंटर क्लर्क से कुछ कहा तो काउंटर क्लर्क ने सर हिलाते हुए रजिस्टर खोला और इसमें अंदराजात करने में मसरूफ हो गया। लड़की के साथी ने जेब से चंद नोट निकालकर काउंटर क्लर्क को दिए और काउंटर क्लर्क ने बकाया के साथ साथ एक रसीद भी उन्हें दे दी और फिर वो साइड पर मौजूद एक पोर्टर से कुछ कहने लगा। वो तीनों वहीं काउंटर पर ही खड़े रहे और पोर्टर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तो ये होटल छोड़कर जा रहे हैं, रामचंद ने बड़बड़ाते हुए कहा और जेब से एक नोट निकालकर इसने एश ट्रे के नीचे रखा और खुद उठकर तेजी से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। उसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर काउंटर की तरफ ना देखा और गेट से बाहर आकर वो सीधा कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो अपनी कार में मौजूद था। उसने कार में पहुंचते ही अपना कोट उतारकर उसे उल्टाया और फिर पहन लिया। अब उसके कोट का ना सिर्फ रंग बल्कि डिज़ाइन भी बदल चुका था। उसने रेडीमेड मेकअप भी उतारा और इसे वापस डैशबोर्ड में रखकर वो कार लेकर वापस सड़क पर आ गया। क्योंकि ये ग्रुप उसके लिए अजनबी था, इसलिए जाहिर है कि अब मेकअप करने की ज़रूरत ना थी और वैसे भी इसे मेकअप बदलना था क्योंकि वो लोग हो सकता है कि उसे देखकर चौंक पड़े। इसलिए उसने मेकअप बदलने की बजाय असल शक्ल में रहने का फैसला किया। अलबत्ता कोट उसने उलट लिया था ताकि इस ग्रुप की तरफ से उसे पहचाने जाने का कोई मामूली सा खदशा भी बाकी ना रहे। इसने कार कंपाउंड गेट के करीब रोक दी और चंद लम्हों बाद इसे वो तीनों होटल के मेन गेट से निकलकर कंपाउंड गेट की तरफ आते हुए नजर आए। दोनों मकामी आदमियों के हाथों में एक बैग था, जबकि वो गैर मुल्की लड़की खाली हाथ थी। वो तीनों बाहर आकर जैसे ही सड़क के किनारे रुके, एक खाली टैक्सी तेजी से बढ़कर उनके करीब आई
और वो तीनों टैक्सी में सवार हो गए। टैक्सी के आगे बढ़ जाने के बाद रामचंद्र ने कार आगे बढ़ाई और वो खासा फासला देकर टैक्सी का ताक़ुब करने लगा। अलबत्ता टैक्सी का नंबर उसके जहन में महफूज हो चुका था, ताकि अगर वो इन्हें खो बैठे तो इस टैक्सी की मदद से वो इनका खोज लगा सकता था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब टैक्सी एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई तो रामचंद ने कार चौक पर ही एक साइड में बने हुए कैफे की साइड में रोक दी। कॉलोनी में जाने वाली ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी, इसलिए वो मजीद खतरा ना लेना चाहता था। चूंकि उसे मालूम था कि इस कॉलोनी के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए यही एक रास्ता है, इसलिए उसने एहतियातन वहीं रुक जाने का प्रोग्राम बनाया। उसे मालूम था कि टैक्सी इन लोगों को छोड़कर इसी रास्ते से वापस आएगी और वो ड्राइवर से इनका पता आसानी से मालूम कर सकता था। चुनाचा इसने कार एक साइड पर रोक दी। टैक्सी आगे जाकर एक साइड रोड पर मुड़कर इसकी नज़रों से गायब हो चुकी थी। उसकी कार को वहीं रुके चंद ही लम्हे गुजरे थे कि उसने सुर्ख रंग की एक कार को करीब से गुजरते हुए देखा और उस कार को देखते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि इस कार को उसे पहले भी अपने पीछे मार्क किया था। उसने ख्याल ना किया था, अभी से याद कर रहा था कि ये कार इसने होटल की साइड में ही खड़ी देखी थी। उसके साथ ही वो दिल ही दिल में अपनी एहतियात पसंदी की दाद खुद को देने लगा। इसका मतलब था कि ये कार इस ग्रुप की निगरानी कर रही थी और अगर रामचंद सीधा इनके पीछे चला जाता तो ये सुर्ख कार वाला इसे भी मार्क कर लेता, लेकिन अब इसके रास्ते में ही रुक जाने से वो मुतमईन हो गया था, इसलिए वो आगे बढ़ गया था। रामचंद ने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद इसे दूर से वही टैक्सी वापस आती हुई दिखाई दी तो रामचंद ने आगे बढ़कर इसको रुकने का इशारा किया और जैसे ही टैक्सी इसके करीब रुकी, रामचंद ने दरवाज़ा खोला और फ्रंट साइड पर सीट पर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करते हुए इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे इसकी मंजिल पूछ रहा हो। नेशनल पार्क, रामचंद ने कदरे सख्त लहजे में कहा और टैक्सी ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। रामचंद वाकई इंतहाई सुलझा हुआ आदमी साबित हो रहा था। उसे जानबूझकर टैक्सी ड्राइवर को वहीं रोककर इसे पूछगछ ना की थी, क्योंकि इस तरह मशकूक हो सकता था, और जानबूझकर इसे एक पता बता दिया था ताकि अगर कोई उसे देख भी रहा हो तो वो यही समझे कि वो एक आम सा मुसाफिर है। टैक्सी जैसे ही चौक क्रॉस करके शहर जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ी, बस साइड पर टैक्सी रोक दो, रामचंद ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। इधर टैक्सी ड्राइवर ने चौंक कर टैक्सी रोक दी। मगर आपने तो, टैक्सी ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में कहना चाहा। पुलिस, ये कार्ड देखो, रामचंद ने सख्त लहजे में कहा और साथ ही जेब से एक सरकारी कार्ड निकालकर उसकी झलक टैक्सी ड्राइवर को दिखाकर कार्ड वापस जेब में रख लिया। जी, टैक्सी ड्राइवर पुलिस का नाम सुनते ही बुरी तरह बौखला गया था। घबराओ नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम बस सिर्फ इतना बता दो कि स्वदेश होटल से गैर मुल्की लड़की और 2 मकामी अफराद को लेकर तुम कॉलोनी की किस कोठी पर ड्रॉप हो करके आए हो, रामचंद ने नरम लहजे में कहा। ओ सर, कोठी नंबर 21 ब्लॉक बी पर उतरे हैं वो लोग, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। पूरे यकीन से कह रहे हो, रामचंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बिल्कुल सर, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ सर, इसलिए एक जगह को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे तो ये भी मालूम है कि इस कोठी में 1 माह पहले एक अफ्रीकी जोड़ा रहता था। मैंने उन्हें कई बार यहाँ ड्रॉप किया था, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। ठीक है, बस इतना ही मालूम करना था। लेकिन सुनो, अगर तुमने किसी को इस बारे में कुछ बताया कि मैंने तुमसे पूछगछ की है या तुमने मुझे बताया है तो तुम अपनी टैक्सी समेत पुर्जों की तरह बिखर जाओगे, रामचंद ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, मैं जानता हूँ सर, टैक्सी ड्राइवर ने खौफजदा अंदाज में थूक निगलते हुए कहा और रामचंद दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और टैक्सी झटके से आगे बढ़ गई। रामचंद वापस मुड़ा और तेजी से वापस चौक की तरफ कदम बढ़ाने लगा। चंद लम्हों बाद वो चौक पर पहुंच गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठकर कार की फ्रंट साइड को इस तरह ऊपर उठा दिया जैसे संदूक का ढक्कन खोला जाता है। नीचे वाकई संदूक की तर्ज का खाना बना हुआ था। उसने इसके कोने में रखा हुआ एक छोटा सा बैग उठाया और सीट बंद करके इसने बैग की जिप खोली और इसमें एक छोटी सी मशीन निकालकर इसने इसे कार के डैशबोर्ड के नीचे करके मखसूस अंदाज में हाथ को झटका तो मशीन की पोस्ट मकनातीस की तरह कार के लोहे से चिमट गई। रामचंद ने बैग से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला और इसके चैम्बर को खोला। ये चैम्बर एक खाने की तरह था और इस खाने में एक छोटा सा बटन नजर आ रहा था। रामचंद ने पिस्तौल वापस बंद किया और इसे जेब में डालकर वो कार से नीचे उतरा और फिर बड़े मुतमईन अंदाज में चलता हुआ ब्लॉक बी की तरफ पैदल बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद कोठी नंबर 21 की साइड गली से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो भी इस कॉलोनी का मकीन हो
और अब अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहा हो, लेकिन इसकी तेज नजरें इधर उधर का जायजा ले रही थीं। कोठी के ओकुब में पहुंचकर इसने अपनी रफ्तार आहिस्ता की और जेब से वो छोटा सा पिस्तौल निकालकर इसने हाथ में दबा लिया और फिर इधर उधर देखकर इसने पिस्तौल का रुख कोठी की इमारत की छत की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। सर की तेज आवाज के साथ पिस्तौल के अंदर मौजूद छोटा सा बटन फिजा में उड़ता हुआ छत की तरफ बढ़ा और फिर नीचे गिरकर रामचंद की नजरों से गायब हो गया। लेकिन रामचंद ने देख लिया था कि बटन छत पर गिरने की बजाय आगे के हिस्से की तरफ नीचे गिरा था और कोठी की फ्रंट साइड को वो गुजरते हुए चेक कर चुका था। इसलिए उसे मालूम था कि वो बटन कोठी के सामने वाले हिस्से में गैलरी के करीब ही गिरा होगा। वो चाहता तो सामने के रुख से भी बटन अंदर फेंक सकता था, लेकिन इसे खतरा था कि शायद कोई गार्ड वगैरह सामने के रुख पर मौजूद ना हो। इस तरह गिरता हुआ बटन इनकी नज़रों में आ सकता था, जबकि उकबी तरफ से आकर बटन के सामने के रुख पर गिरने का इन्हें पता भी ना चल सकता था। पिस्तौल वापस जेब में डाले वो तेज से कदम उठाता वापस सड़क पर आया और फिर खासी तेज रफ्तारी से चलता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इस बार इसकी रफ्तार खासी तेज थी। कार में बैठकर इसने सबसे पहले डैशबोर्ड के नीचे लगी हुई मशीन के कोने में लगा हुआ बटन प्रेस किया, लेकिन मशीन पर कोई बल्ब ना चला तो इसने कार स्टार्ट किया और ऐसा ऐसा आगे बढ़ता चला गया। ब्लॉक बी की साइड रोड के किनारे पर जैसे ही इस कार पहुंची, मशीन के दरमियान एक सुर्ख रंग का नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा और रामचंद के लम्हों पर फातेहाना मुस्कुराहट फैल गई। इसने कार को एक जेर तामीर कोठी की साइड में रोक दिया। इस तरह कार ओट में आ गई और सड़क से इसे देखा ना जा सकता था। कार रोककर इसने मशीन पर लगा हुआ एक और बटन दबाया और साथ लगी हुई छोटी सी नॉब को जरा सा घुमाया। दूसरे लम्हे एक नुस्वानी आवाज़ मशीन में सुनाई दी, तनवीर, ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं, हमें एहतियात से काम करना है। और रामचंद इस गैर मुल्की की आवाज़ पहचान गया। लेकिन जूलिया, अगर हमने सारा कुछ नौटरान के सर पर करना है तो फिर बॉस को हमें यहाँ भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तो तुम्हारा क्या मतलब है, हम शागिल के हेडक्वार्टर पर अहमकों की तरह चढ़ दौड़े? लड़की जिसका नाम जूलिया लिया गया था की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए। हम नौटरान से पूछकर हेडक्वार्टर की निगरानी कर सकते हैं। वहाँ के किसी आदमी को अगवा करके इसके मेकअप में अंदर दाखिल हो सकते हैं। तनवीर ने जवाब दिया। तनवीर, तुम अभी तक असल मिशन नहीं समझ सके। हमने हेडक्वार्टर का कोई राज हासिल नहीं करना। हमने तो सिर्फ ये मालूम करना है कि शागिल को एटमी आबदोज के मिशन के बारे में क्या मालूम है, और जाहिर है कि इसके लिए हमें बराह रास्त शागिल को टटोलना होगा। और शागिल कोई आम आदमी नहीं है, सीक्रेट सर्विस का चीफ है। दूसरी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तो अब नौटरान हमें आकर क्या बताएगा? क्या वो शागिल को अगवा करके यहाँ ले आएगा? तनवीर ने कहा। नहीं, उसे शागिल की मौजूदा मसरूफियात के बारे में तफसीलात मालूम करके हमें बतानी है। इसके बाद हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उस पर अमल होगा, जूलिया ने कहा। तब ठीक है, मेरा मकसद भी अमल करना था, तनवीर ने कहा, और इसीलिए मैं रामचंद को टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। यस, जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। एन बोल रहा हूँ, बॉस के मुतालिक एक अहम इत्तला मिली है। वो किसी खुफिया मिशन पर गया हुआ है और इस मिशन के बारे में हेडक्वार्टर में से किसी को भी कतन कोई इल्म नहीं है, मर्दाना आवाज़ में कहा गया। और रामचंद ने नौटरान की आवाज़ पहचान ली। गो कि ये आवाज़ खासी हल्की थी, लेकिन इसके बावजूद अल्फाज साफ समझ आ रहे थे। रामचंद का टेली ट्रांसमीटर वाकई बेहद ताकतवर था कि हल्की से हल्की आवाज़ भी यहाँ रिसीविंग सेट पर पहुँच रही थी। ओह, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ गया है और क्यों गया है। हो सकता है इस मिशन का ताल्लुक हमसे ही हो, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि शागिल वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से मिलने गया। ये मुलाकात खासी तवील रही। इसके बाद शागिल वापस हेडक्वार्टर आया और फिर यहाँ से वो किसी कार में बैठकर जाने की बजाय हेडक्वार्टर के खुफिया रास्ते से बाहर निकला, और इसके बाद इसका अब तक कोई पता नहीं है, नौटरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म ने उसे किसी खास मिशन पर भेजा है, लेकिन इसके इस तरह जाने से तो यही मालूम होता है कि वह शहर से बाहर नहीं गया। ऐसी सूरत में तो इसे वापस आ जाना चाहिए, जूलिया ने कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, लेकिन अब फौरी तौर पर क्या किया जाए? क्या इसकी वापसी का इंतजार किया जाए? नौटरान ने पूछा। मिस्टर एन, मैं सफदर बोल रहा हूँ। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये मालूम नहीं किया जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर और शागिल के दरमियान क्या बातें हुई हैं? सफदर की आवाज़ सुनाई दी। प्राइम मिनिस्टर हाउस से? लेकिन वहाँ मेरा अपना तो कोई आदमी नहीं है। अलबत्ता अगर हम वहाँ से किसी ऐसे आदमी को अगवा कर सकें जो इससे मुलाकात की तफसीलात जानता हो, तभी पता चल सकता है, नौटरान ने जवाब दिया। ठीक है,
आप सिर्फ ऐसे आदमी का पता करके फ़ौरन हमारे पास आ जाएं, फिर हम मिलकर कोई प्रोग्राम तरतीब दे लेंगे, सफदर ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से नौटरान ने कहा, और इसके साथ ही रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। तनवीर दुरुस्त कह रहे हैं, हमें फौरी तौर पर हरकत में आ जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि शागिल के इस मिशन का ताल्लुक यकीनन पाकेशिया से होगा, सफदर की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अभी नौटरान आ जाता है, फिर प्रोग्राम बना लेते हैं, जूलिया ने कहा, और इसके बाद खामोशी छा गई। रामचंद ने हाथ बढ़ाकर मशीन का बटन ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर जल्जले के से आसार नुमाया थे। उसे इंतहाई अहम मालूमात हासिल कर ली थी, और अब उसे मालूम हो गया था कि इस ग्रुप का ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से है। उसने जल्दी से कार की साइड में लगे हुए ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी सेट करना शुरू कर दी, और फ्रिक्वेंसी सेट करके उसने बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर से टूटों की मखसूस आवाज़ें निकलने लगीं। हेलो हेलो, रामचंद कॉलिंग, ओवर, रामचंद ने तेज़ लहजे में कहा। यस, टॉमी बोल रहा हूँ, ओवर, दूसरी तरफ से एक्शन ग्रुप के इंचार्ज टॉमी की आवाज़ सुनाई दी। टॉमी, मैं रामचंद बोल रहा हूँ। मैंने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के एक ग्रुप और उनके यहाँ के मकामी एजेंट नौटरान का सुराग लगा लिया है। ये लोग इस वक्त नॉर्थ कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद हैं। हमने फौरी तौर पर इस कोठी पर रेड करना है। ये लोग इंतहाई खतरनाक मंसूबा बना रहे हैं, ओवर, रामचंद ने तेज़ लहजे में कहा। क्या कोठी को तबाह करना है या सिर्फ इन लोगों को ख़त्म करना है, ओवर, दूसरी तरफ से टॉमी ने बड़े ठंडे लहजे में पूछा। इन दोनों कामों की बजाय हमने इन्हें जिंदा गिरफ्तार करना है, क्योंकि बॉस शागिल किसी खुफिया मिशन पर गए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें जिंदा इनके सामने पेश कर दिया जाए। हो सकता है वो इनसे कोई मालूमात हासिल करें, ओवर, रामचंद ने जवाब दिया। ठीक है, कितने आदमी हैं, ओवर, दूसरी तरफ से टॉमी ने पूछा। 3 मर्द और 1 औरत तो बहरहाल हैं, बाकी का मुझे इल्म नहीं। तुम ऐसा करो, सिर्फ एक वैगन लेकर आ जाओ। मैं चाहता हूँ बेहोश कर देने वाले बम फेंक कर इनको बेहोश कर दिया जाए और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, ओवर, रामचंद ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ मौजूद हैं, ओवर, टॉमी ने पूछा। मैं कॉलोनी की ब्लॉक बी को जाने वाली साइड रोड से ज़रा आगे एक देर तामीर कोठी की दीवार की ओट में मौजूद हूँ। तुम यहाँ आ जाओ, सिर्फ 4 आदमी साथ लेकर आना, शायद ज़रूरत पड़ जाए, ओवर, रामचंद ने कहा। ठीक है, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और रामचंद ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, और फिर वो कार से नीचे उतरकर दीवार के एक कोने में इस तरह बैठ गया कि सड़क पर मुड़ने वाली कारों को चेक कर सके, क्योंकि अभी से नौटरान की आमद का इंतजार था, और उसे यकीन था कि नौटरान इसी कार में आएगा और वो इस कार को आसानी से पहचान लेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।